बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का दौरा है और बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के बड़े बड़े सरबराहान आवाम को बड़े बड़े लारे लगा रहे हैं और इस वक्त 300 यूनिट फ्री देने का भी वादा किया गया है। और इसके अलावा भी हमारे साबका वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी तकरीर करने जाते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर देते हैं, मोटरवेज बनाने का ऐलान कर देते हैं। क्या मुआशी तरक्की सिर्फ इन्हीं चीज़ों से होती है? और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरान में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बर्बाद होती जा रही है। ज़राअत देख लें, बाकी इंडस्ट्रियाँ देख लें, हर तरफ जिस भी बिजनेसमैन से हम बात करते हैं तो वो कहता है जी हमारा बिज़नेस इस वक्त तबाह हाल है और कोई भी कहीं से सरमायाकारी नहीं हो रही। पाकिस्तान इस बहरानी कैफियत से कैसे निकल सकता है? मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर खुर्रम ज़ुबैरी साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की मईशत पर भी इनकी गहरी नज़र है। खुर्रम साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान में हमें जो लगा रजीम चेंज के बाद और जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तजर्बेकार लोग थे लेकिन उनसे कुछ भी मईशत में बेहतरी नहीं लाई जा सकी और अब हमें लगता है कि ये प्री प्लान था और इन्होंने मईशत को बर्बाद ही करना था क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की मईशत पहले ही बड़ी मुश्किल से संभली है। अब जब निगरान हुकूमत बैठी हुई है, इसमें भी कुछ टेक्नोक्रेट हैं और हमारे जो वज़रा हैं वो भी अपनी अय्याशियाँ लल्ले तो ख़त्म नहीं कर रहे और अब जो सियासी जमातें हैं वो ये वादे कर रही हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आईपीपी से हमने जान नहीं छुड़वाई और हमारे अखराजात उस तरह कम नहीं हुए। क्या देखते हैं, कैसे हम बहरानी कैफियत से निकल सकेंगे? जी खुर्रम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। एक तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। यार देखें, एक गलती को आप बार बार दोहराएंगे तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ नताइज मुख्तलिफ होंगे। देखें, हम बार बार एक ही सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। मैंने अभी कल परसों भी मैं कुछ पोस्ट की मैंने इस हवाले से कि तारीख अपने आप को सिर्फ उस वक्त दोहराती है जब हम तारीख से सबक नहीं सीखते। तो अगर आप तारीख से सबक नहीं सीखेंगे तो तारीख अपने आप को दोहराएगी बार बार। हमने बार बार तारीख को दोहराया है और उसके अंदर एक और जो अमल है वो अमल हमने ये किया है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना कनेक्टेड होता है आपके फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, जिसको सारी दुनिया इस बात को जानती है लेकिन शायद हम नहीं समझ पाए बार बार कि हमने तजुर्बों के बाद कि जब कभी हमने कहीं पे थोड़ी सी हमें कंटिन्यूटी मिली है, वो बेशक माशाल्लाह का दौर हो या जमहूरी हुकूमतों का दौर हो, आपने देखा है कि तरक्की हुई है। आप अगर एक हुकूमत को 3 साल से ज्यादा कहीं पर भी दें, आप अपनी पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लें पिछले 50 साल के अंदर कि जहां भी जिस हुकूमत को ज़िया-उल-हक साहब को मिले, लोग कहते हैं कि यार वहां से डॉलर आ रहे थे इस वजह से उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई, लेकिन उनको 3 साल से ज्यादा मिले। फिर म्यूजिकल चेयर जब शुरू हुई तो आप देखें कि आपको कहीं पूरे 11 साल के अंदर कहीं पर 2-3% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं नजर आती। मुशर्रफ साहब को 3 साल से ज्यादा मिले तो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ नजर आएगी। इसी तरीके से जरदारी साहब के दौर के अंदर शुरू के अंदर तो बहुत ही ज्यादा करप्शन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके चौथे साल के अंदर कुछ चीजें बेहतरी की तरफ गई। और नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जब 3 साल से ज्यादा मिले 2015 के अंदर अगर आप देखें तो जीडीपी काफी बेहतर थी। और फिर इमरान खान को 3 साल से ज्यादा मिले तो अपने तीसरे साल के अंदर इमरान खान ने 6% की जीडीपी आपको करके दे दी। पॉइंट ये है कि अगर आप बार बार हुकूमतों को चलता करेंगे तो उसके बाद फिर यही होगा। और पिछली 2 साल की हुकूमत चूचू के मुरब्बे ने तो पाकिस्तान का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत लाना चाहते हैं तो वो वही काम करेगी जो हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं। उससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देंगे SIFC की सूरत के अंदर, वो मईशत पता नहीं $25 बिलियन के कहीं से पैसे ले आएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं तो खुर्रम साहब, हमारे जो साबका वज़ीर आज़म साहब है नवाज शरीफ साहब, वो ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि हमारे दौर के अंदर महंगाई नहीं थी, रोटी 4 रुपए की थी और पेट्रोल प्राइसेस इतने थे। तो मतलब इनके पास आवाम को कुछ देने के लिए झूठे वादे ही रह गए। आप साबका दौर की बार बार याद दहानी कराते हैं लेकिन मौजूदा दौर के ऊपर बात ही नहीं करते जो पिछला भी गुजरा है पीडीएम का। वो एग्जैक्टली भाई, जब आप ये कहते हैं कि हमारे दौर में, तो
तो इससे क्या मुराद है? हमारा दौर तो भाई अभी 6 महीने पहले था ना। वो हमारे दौर के अंदर वो दौड़े दौड़े आपके छोटे भाई साहब आपसे ही पूछने के लिए जाते थे कि मैंने किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, मैंने एक्चुअल में आईएम से क्या बात करनी है। तो भाई आप उठा के देखें यार। देखें, मैं तो उन बातों को सीरियस इस हवाले से नहीं लेता कि नवाज शरीफ साहब का अब वो जहनी कैफियत नहीं है। वो जो रिसेंट आपकी क्या कहते हैं मेमोरी है, उसके अंदर वो चीजों को भूल रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, अपने पिछले से पिछले दौर के अंदर, मतलब 2015 2013 से लेकर 2018 तक के दौर के अंदर आपको अच्छी तरीके से याद है कि अगर आपके अंदर ये भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक हेड ऑफ द स्टेट के सामने बैठ के फिलबदी बात कर सके उनसे 1 to 1, और आपको कुछ पर्चियों की जरूरत पड़े और आप उनको टॉकिंग पॉइंट्स को देखते रहे हर दफा, तो फिर आप क्या मतलब किस तरीके से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में मतलब एक्सचेंज करेंगे? तो इस वक्त की सूरत याद ये है कि उनकी मेमोरी लॉस है, बहुत ज्यादा इशू है डिसीजन मेकिंग के अंदर। और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर आपको कुछ बता भी दिया जाता है तो वो भी आप थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो आप फिर इसी किस्म की बिल्कुल बातें करेंगे जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी खुरम के साहब, अंदर आपने है। बिल्कुल सही वो लॉन्ग टर्म निशानदेही की। मेमोरी के इनको अंदर खुद याद नहीं मोटरवे होता है, कि इससे पुल पिछले है, जलसे में हवाई अड्डे इन्होंने हैं। क्या अनाउंस किया है और क्या वादे किए, क्या नारे लगाए हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया है। साबका पीटीए के दौर में पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका था। इसमें कितनी सच्चाई है और अब हम दिवालियापन के कितने नजदीक हैं? यार जब पूरी कौम इस वक्त दिवालियापन का के मजाहिर आपको हर जगह सड़क पे नजर आ रहे हैं यार। दिवालिया होता क्या है? दिवालिया ये होता है कि यार अल्टीमेटली आप अपनी पेमेंट नहीं कर सकते। अब अगर मुल्क को आपने दिवालिया होने से बचा लिया और पूरी कौम को दिवालियापन में डाल दिया, तो उस दिवालियापन से आपको बचाने का क्या फायदा हुआ? मुझे आप जरा इस वक्त लाहौर की सड़कों पे मियाँ साहब खुद निकल के दिखा दें, भूरे वाला में जहां पे वो हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं वहां पे जाके दिखा दे, बता दें, लोगों से पूछ लें कि भाई तुम्हारा दिवालियापन निकला है कि नहीं। इस वक्त पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पिछले 3 साल से लोगों ने कुछ कमा के रखा हुआ था, उनका उनसे जाके पूछ लें कि आपका दिवालियापन निकल गया या अभी तक आपके पास कुछ जमा पूंजी है। आप जरा फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर से जाके पूछ लें कि भाई आपका दिवालियापन निकल गया है या आपके पास कुछ दमखम मौजूद है। तो हर सेक्टर के अंदर, आप सियालकोट वालों से जाके पूछ लें, हर सेक्टर के अंदर बेड़ा गर्क हो चुका है और सबका दिवालिया निकल चुका है। तो और दिवालियापन होता क्या है? मतलब मुल्क को अगर आपने पेमेंट्स के अंदर फिलहाल अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस काबिल रही कि हमने 17 बिलियन और 18 बिलियन से लेकर हम 4 बिलियन के ऊपर पहुंच गए, तो कसर ये बाकी थी कि आपको 6 महीने और दे दिए जाते तो आप भाई डिफॉल्ट कर जाते, आप दिवालियापन कर देते मुल्क का भी। लेकिन आपने लोगों का तो दिवालियापन निकाल दिया। पूछ लें आप सड़कों पर जाके, वरना कौम इस तरीके से कल ना निकलती। अच्छा खुरम साहब, दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। पीपल्स पार्टी का तो नारा था रोटी कपड़ा मकान, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद भी वो सिंध में उस तरह नहीं दे सके। पंजाब एक बड़ा सूबा है, यहाँ पर भी आईपीपीज आए गए, बाकी कंपनीज को लाया गया। ये दोनों बड़ी पार्टियां कह रही हैं हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। ये क्या, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या मुमकिन है कि ये 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं? यार असद भाई, ये एक यूनिट नहीं दे सकते। देखें, पाकिस्तान जो अगले 3 साल चलना है ना, उसके अंदर किसी भी हुकूमत, और मैं बशमूल पीटीआई की कहता हूं कि अगर, जो कि मुमकिन नहीं है, जो सामने नजर नहीं आता, लेकिन अगर पीटीआई भी गवर्नमेंट बनाती है और पीपीपी और नून लीग, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये अगले 3 साल जरा सी भी हैकी फैकी करें। वो कहीं पर जाके बूरे वाला में एयरपोर्ट बनाने की कोशिश करें, वो कहें यार मैं ये छोटा सा जो ना गांव के अंदर बाज दफा कुछ बिराज सा डैम बना दिया जाता है तो बड़े डैम को तो छोड़ दें, वो ये बनाने की कोशिश करें। वो कहें यार मैं अवाम को 150 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने की कोशिश करूंगा, मैं उनको ये देना की कोशिश करूंगा। ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको, और ये मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी 1-2 दफा रिपीट कर चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को $22 बिलियन की पेमेंट करनी है ये कमिंग जून तक। इस वक्त ऑलरेडी जो कैबिनेट है, केयर टेकर, सॉरी, जो आपकी क्या कहते हैं, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी बजट पे काम कर रहे हैं।
एक्चुअली अभी नहीं कर रहे, वो पिछले 2 हफ्ते से काम उन्होंने शुरू कर दिया। ये गवर्नमेंट की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने कभी 6 महीने पहले बजट के ऊपर काम नहीं शुरू किया। आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि जब हिसाबदार साहब पिछले साल आए थे तो मई तक हम मुसलसल बजट पे ही काम कर रहे थे, जून में हमने बजट पेश करना होता था। इस वक्त यह है कि बजट ऑलरेडी बन रहा है और वेट ये किया जा रहा है कि अगली कैबिनेट जब आके अपना हलफ लेगी तो उससे उस बजट को रेटिफाई करवाया जाएगा। तो इस वक्त तो आप 1 यूनिट 2 यूनिट और बुरेवाला के एयरपोर्ट और मोटरवे को उखाड़ के दोबारा मोटरवे बनाने और पुल और ये सब भूल जाएं। गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ना उसके पास इनकम है इस बात की कि वो कुछ भी करे। तो ये सारे दावे हैं, इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आईएमएफ जो कहेगा अगले 3 साल आपको, वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पटरी से उतरेंगे। और पटरी से उतरने के बाद भाई आप 3 साल के बाद जो आपको $70 बिलियन की पेमेंट करनी है, उसका कोई मुझे तो पुरसाने हाल नजर नहीं आता कि वो आप कैसे करेंगे। फिर आप दिवालियापन कर लें, दिवालिया दिवालिया लगाया हुआ है कुछ तो उसके खुर्रम साहब मुझे बताइएगा, मतलब करने का 8 कोई मोमेंट फरवरी नहीं के है। बाद 8 फरवरी के बाद जो भी हुकूमत आती है उसके लिए कितने चैलेंजेस होंगे, वो पीटीआई की हो, वो नून लीग की हो या किसी और की बने? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमने किस तरीके से उस $70 बिलियन को पे ऑफ करना है अगले 3 सालों के अंदर। अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम अभी तक ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारी जो इन्फ्लेशन थी ना वो 38% पे गई हुई थी। जब 38% के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन होती है तो आप एक्चुअली बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि आप डिफ्लेट कर जाएं, और अगर डिफ्लेट कर जाएं तो फिर किसी के हाथ में इकॉनमी नहीं रहती। तो ये हुआ है जो हमें अल्टीमेटली आहिस्ता 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 एटलीस्ट ये केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर हमने आईएमएफ के प्रोग्राम के चलते हुए कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ गए। हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो 8 बिलियन पे इस वक्त हूवर कर रहे हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 24, 25, 30 के करीब है, 24 और 30 के दरमियान में हूवर करती है। इसी तरीके से जो हमारी पेमेंट्स थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो किसी हद तक पे ऑफ हो रही है। तो किसी हद तक एक थोड़ा सा सहारा मिला है, और उसके अंदर और डॉलर जो है वो आपका स्टेबल है इस वक्त। उसके अंदर और से बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी शामिल हैं जो किए गए हैं। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो पहाड़ सा एक क्या कहते हैं पेमेंट हमारे सामने खड़ी है वो कैसे देंगे। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपनी 70 बिलियन, अब 70 बिलियन कहाँ से आ सकता है? भाई आप कोई 15 से 20 बिलियन के करीब अपने दोस्तों से, आईएमएफ से कुछ पेमेंट्स क्या कहते हैं कुछ मजीद बोरोइंग कर सकते हैं। आपको हर सूरत 51 बिलियन देना है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेशन से हो सकता है कि आप 15 से 20 बिलियन हर साल एक्स्ट्रा। जैसे आपको याद होगा हमारा होता था करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर बहुत बात होती थी कि हमारे तो जो हमारे पास से इनकम फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं उससे ज्यादा तो हमें एक्सपेंड करना है क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं। तो हमें ना सिर्फ फॉरेन वो करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करना है, बल्कि हमें करंट अकाउंट को पॉजिटिव के अंदर लेके आना है, और उसकी इनकम हमें बनानी है 15 से 20 बिलियन डॉलर की। जब तक आप 15 से 20 बिलियन डॉलर की आपकी इनकम नहीं होगी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा डॉलर हर साल आ रहा होगा, उस वक्त तक आप ये पेमेंट कर नहीं सकते। तो 3 साल तो हुकूमत अगली आने वाली के पास कुछ भी नहीं है, उसको बहुत ही टाइटनिंग करनी है, उसको अपने लोगों से भी कोई क्या कहते हैं कुर्बानी मांगनी है, और उसके अलावा खुद भी कुर्बानी देनी है, और अपने सब अल्ले तल्लों को खत्म करना है, और डेफिनेटली बुरे वाला में एयरपोर्ट तो नहीं बनाना कम अज कम। तो खुर्रम साहब समझ नहीं आ रही, इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर डेवलपमेंट वर्क जारी है, अब इस्लामाबाद के अंदर भी मॉडल थानों की बात हो रही है और बहुत जगह मैंने देखा बड़े बड़े मनसूबा पर काम हो रहा है। आप कहते हैं हमारे पास फंड्स ही नहीं है। मुझे याद है शुरू में जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, और फिर ये भीख मांगते फिरते रहे। आईएमएफ ने थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर दी, अब दूसरी किस्त आईएमएफ इनको जारी कर रहा है। यार वो ये वही वाली बात होती है कि जब असद भाई जो मांगे तांगे की शराब होती है ना, वो जो मुहावरा आपको पता ही है। देखें, जरा सी भी रिलीफ मिलती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमिक आउटलुक जरा निस्बतन बेहतर हुई है। ठीक है। एफबीआर ने अपने टारगेट्स को मीट किया है, लेकिन वो सारी जो टारगेट्स मीट किए हैं वो एक्स्ट्रा या डबल टैक्सेशन से मीट किए हैं। जब एक्स्ट्रा या डबल टैक्सेशन आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी का पहिया स्लो होगा। मतलब एंड में आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, आपका नुकसान है।
फिर उसके अलावा मैंने आपको फॉरेन रिजर्व का बताया, डॉलर स्टेबल पैग हुआ है, तकरीबन वो स्टेबल है। तो इसकी वजह से जो पिछले 6 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमी का आउटलुक हुआ, बेहतर हुआ। तो आपने जनाब ये खर्चे शुरू कर दिए। जब आप ये खर्चे करेंगे तो अल्टीमेटली वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप हैं, और मजीद खराब ठीक है। होंगे। तो वो मामला नहीं है। मैं क्विकली बस खत्म करता हूँ 10 सेकंड के अंदर। वो ये कि ये उसी तरीके से है कि अगर आपको फर्ज करें घर में फाके हो रहे हैं, लेकिन आपको हमसाए का, आप वहां से मस्जिद से आते हुए नमाज पढ़ते हुए आए, एक अपने हमसाए से मिले, उसने कहा कि यार क्या चल रहा है? उसने कहा भाई हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ है इस वक्त, मैं तो रात की घर की रोटी भी नहीं थी। उसने कहा अच्छा यार मैं आपको इस तरह करता हूँ, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। अब वो पैसे आपको उसने लेंड किए चलते फिरते, उसने कहा कि यार ये चलो बच्चों को खाना तो खिला दो। तो आप उनको रेस्टोरेंट पे ले गए रात को खाना खिलाने के लिए। अब आपकी जो सिचुएशन थी उसको तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको बजाय इसके कि आप भाई 4 रोटियां लाते, घर के अंदर सब्जी पकाते, और उसके अंदर से मतलब 10वां हिस्से से खर्च करते, आप उनको रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने ले गए और सारे पैसे खर्च कर दिए। ये कर रहे हैं हम। अच्छा, तो सर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो काकड़ साहब, इन्होंने बड़ी दरखास्तें की हैं आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि आप पाकिस्तान में सरमाया कारी करें। आप किस हद तक मुतमईन हैं और आप करने जा रहे हैं? कुछ आपको उम्मीद है कि हम जो सरमाया कारी करेंगे वो महफूज भी होगी? यार ये पाकिस्तान के अंदर जो साइंसदान है ना, वो कोई साइंस के तजर्बात करें, कुछ करें, वो बैठ के ना वो लतीफे सुनाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इस बात पे हंसी आती है ना, मतलब इसके अलावा क्या है? भाई आप खुद करेंगे इन्वेस्टमेंट, मतलब कॉमन सेंस है कि आप खुद, अगर आपके पास पैसे हों तो आप क्या खुद पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप कह रहे हैं यार ओवरसीज पाकिस्तानीज करें। यार देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को किसी काले कुत्ते ने काटा है कि वो यहाँ पे स्टेबल एनवायरनमेंट को छोड़ के वो एक ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करें जहां पे उनका कुछ पता नहीं है कि उनके सरमाए के साथ क्या होगा। आपने उनके पिछले सरमाए के साथ क्या किया था? जब रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर उन्होंने पैसे डाले तो आपने क्या किया? आपने उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने आगे प्लॉट खरीदे तो उन प्लॉटों के साथ आपने क्या किया? उन्होंने आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की तो उन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या किया? मसला ये है कि यार कोई बात करते हुए कोई जरा इंसान को सोच लेना चाहिए कि यार शायद इस पे लोग मतलब हंसी उड़ाएंगे, ठट्टा करेंगे। उसके अलावा तो मुझे इस बात के अंदर कोई और हकीकत, मतलब इसको तो सीरियस लेने की जरूरत ही ओवरसीज नहीं है। पाकिस्तानियों वह को हर रोज कोई ना कोई नई वोट बात करने कर। का हक दे दिया गया है। अगर आपको वोट का हक मिल गया तो फिर आपको, आपसे डिमांड भी कर सकते हैं, आपसे दरखास्त भी कर सकते हैं। ये बात तो मैंने बहुत पहले कही थी कि भाई वोट, जब हमारी जो बेसिक राइट है वो अगर आप नहीं दे रहे तो बकिया चीजों को तो भूल ही जाए। तो ये तो जैसे हवा और पानी के बाद जो सबसे बड़ा राइट है वो आपका वोट का राइट है कि यार मेरी मंशा के मुताबिक वो हुकूमत बने। या तो आप कहें कि यार हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड तो एक फजूल सी चीज है, कागज का पेपर है। पॉइंट ये है कि हम पाकिस्तानी हैं या नहीं है। अव्वल तो मैं इस बात को ही नहीं अच्छा समझता कि यार आप पाकिस्तानी के साथ ओवरसीज लगा दें शुरू के अंदर। हम्म। तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी होता है उसके अंदर, और उसकी हरकतों से जाहिर हो रहा होता है कि वो पाकिस्तानी है, वो बेशक दुनिया में जहां पर ही हो। तो ये फजूल की मजाहिया बातें अच्छा हैं चले और सर, इसके अलावा आखिर में कुछ भी मुझे नहीं। बताइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सियासी बहरान के साथ ही मुआशी बहरान जुड़ा हुआ है, और अगर मुआशी बहरान से हम निकलना तो सियासी इस्तेहकाम लेके आना है। तो आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश यकीन जाने हमसे बाद में हमसे आज़ाद हुआ और आज उनकी मईशत हमसे बहुत बेहतर है। बाकी छोड़ें, अफगानिस्तान का रुपया हमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इंडिया का तो अब मुकाबला ही हमसे नहीं रहा, मुआवजा ही नहीं अब हमारा बनता। तो आप समझ रहे हैं कि इसके बाद भी हालात इसी तरह ही रहेंगे? इसमें बेहतरी आप समझते हैं नजर नहीं आ रही, जिस तरह हम जो पॉलिसियों का तसलसल जारी है? यार देखें, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तसलसल। तो ये जो तसलसल है ना, असल में यही आंसर है आपके सवाल का। जब तक तसलसल नहीं होगा उस वक्त तक यही मसले। आपने जितने ममालिक की एग्जांपल दी, उन ममालिक के अंदर एक ही चीज है, वो है तसलसल। जब तसलसल से आप कोई चीज करेंगे तो फिर रिजल्ट आने शुरू होंगे। बांग्लादेश के अंदर आप जितना मर्जी कहें कि यार हसीना वाजिद ने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी अपोजिशन को, वहां की जो जमात इस्लामी थी उनके सारे लीडरों को टांग दिया, उनको क्या कहते हैं सजाए मौत दे दी। इसी तरीके से अफगानिस्तान का आप ले लें, अफगानिस्तान के अंदर वो तसलसल क्योंकि नजर आ रहा था, अभी है नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी पूरी है। दुनिया को पता है कि अब वहां पे तालिबान के अलावा किसी ने नहीं आना। तो ये सबको पता है।
तो जब आप तसलसल सामने नजर आ रहा हो ना, उसके बाद फिर आपके मुल्क के अंदर तब्दीली वकू पजीर होनी शुरू हो जाती है। और देखिए आपके 3 सिस्टम है असद भाई। एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके तहत ये सिस्टम के तहत ममालिक चलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, फाइनेंशियल सिस्टम, और तीसरा समाजी निज़ाम, सोशल सिस्टम। इन 3 सिस्टम से आपका कोई भी मुल्क चल रहा होता है। अब अगर, और इसका फर्क ये है कि अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम जब खतरा उसको लायक होता है या वो खत्म होता है या उसकी टूट फूट का शिकार होता है, वो डायरेक्टली माशी निज़ाम को डिस्टर्ब करता है। आपकी मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है, आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि यार उसके अंदर दरारें पड़ रही हैं। जब माशी निज़ाम खराब होता है या दरारें पड़ती हैं तो फिर वो अफेक्ट करता है आपके समाजी निज़ाम को। तो जब समाजी निज़ाम के अंदर दरारें पड़नी शुरू होती हैं तो माशरा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है बिल्कुल। इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द जरा नजर उठा के देखें कि इस वक्त लोगों के घरों में हो क्या रहा है, लोग क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घरों के अंदर बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, टिकटॉक पे किस किस्म की वीडियोस चल रही हैं, किसका किससे चक्कर चल रहा है, कौन से ड्रामों के अंदर कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा है, लोगों की खुदकुशियों का क्या आलम है। समाजी निज़ाम की तारों पे बिखर चुके हैं। और जब ये हो जाए तो आपकी तीनों लेयर के अंदर सबसे आखिरी जो समाजी लेयर होती है, जिसने संभाला हुआ होता है माशरे को, लोगों को, उसके बाद फिर उसका जोड़ना इन ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। कोई मौजज़ा ही हो कि दोबारा से हम वो चीज खड़ी कर लें। तो अगर आपने इस सारी चीज को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले अपने सियासी निज़ाम को ठीक करना है। सियासी निज़ाम ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली माशी निज़ाम बेहतर होगा। जब माशी निज़ाम बेहतर होगा तो आपकी सोसाइटी, आपका समाजी निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो चीज है जो इन नालायकों को, इन साइंसदानों को समझ नहीं आ रही कि इस समाज के अंदर अब वो दीवारें भी भुरभुरी हो चुकी हैं जिसके ऊपर ये पूरी इमारत खड़ी थी। जी चले खुरम साहब, आपका बहुत डिटेल से तजिया दिया। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी, उन्होंने बिल्कुल डिटेल से बात की कि इस वक्त पाकिस्तान का जो वो एक मसला नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन राइज हो चुकी है, हमारे यहाँ जो सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल हैं वो सारे अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर कोई एक क़यादत आती है जिसको अवाम मुंतखब करते हैं और एक कौम बनकर हम इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं, कोई एक हुकूमत, कोई एक सरबराह पाकिस्तान को मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकता। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।